थैंक यू सर। ठीक, ओके। हाँ संदीप संदीप जी। यस सर, प्रणाम सर। हाँ खरसाल सर स्टार्ट करिए। साल जी स्टार्ट कीजिए आप ही। और कैसे हैं संदीप जी? हाँ बहुत अच्छे हैं सर। आज का न्यूज़पेपर पढ़ें? हाँ सर, पढ़ा हूँ। क्या हेडलाइन था? कुछ बताइए जो न्यूज़ जानने को है, शेयर करने को है। हाँ सर, वो ओलंपिक में सर पीवी सिंधु ने क्वालिफाई किया है क्वार्टर सेमीफाइनल के लिए। एक वो है, एक महिला मुक्केबाज है, उन्होंने अपना पदक पक्का कर लिया है। अच्छा, क्वार्टर ये दो। फाइनल में पीवी सिंधु भी गई और जो महिला मुक्केबाज बोल रहे हैं लवली कुछ नाम है, तो वो भी लवलीना, गई। लवलीना है सर। यस सर, यस लवली। सर, लवलीना। यस सर। तो यहाँ बोल रहे हैं पदक पक्का हो गया, लेकिन पीवी सिंधु का पक्का नहीं हुआ। क्या इसमें मैटर है? हाँ सर, इसमें मुक्केबाजी में क्या है सर, मतलब उसमें थर्ड पोजीशन के लिए जो दो, जैसे सेमीफाइनल में 4 लोग जाते हैं, तो 2 लोगों के बीच में पदक के लिए, मतलब गोल्ड और रजत के लिए जो होना है, बाकी 2 लोगों को 2 लोगों के लिए बीच में मैच नहीं होता है, दोनों को कांस्य पदक दिया जाता है। भारत को ऐसा पदक पहले भी मिला है? यस सर। किसको? सर वो 2008 में मिला था विजेंद्र कुमार को। और और सर 2012 में एमसी मरी कॉम को। तो इसी इसी सिस्टम के तहत मिला था। यस सर, मुक्केबाजी में ऐसी सिस्टम्स की वजह से। यस सर। चलिए, और कुछ बताइए, न्यूज़ इंटरनेशनल अफेयर्स का क्या न्यूज़ था? सर उसमें एक अफगानिस्तान को लेकर सर पाकिस्तानी पीएम ने कुछ बयान दिए थे उसमें। क्या बयान था? अ, अ, शायद तालिबान को प्रमोट करने की बात कर रहे थे वो अच्छा, एक वहाँ बात पे। बताइए, जैसे कि तालिबान एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक पावर में आना चाह रहा है, उसी तरह से थोड़ा बहुत मिलता जुलता आपको बर्मा में भी, ये म्यांमार में भी है। भारत के बारे में बोला जा रहा है कि आप तालिबान के पीछे रिलीजियन के कारण आप उसके पीछे पड़े हैं, जहाँ की बर्मा में आप न्यूट्रल हैं, जबकि स्थिति दोनों जगह ऐसा लगभग तो बराबर है। आपकी क्या राय होगी? विजन में है अभी। ये क्या ये नहीं सर, एक्चुअली मैं इंडिया जो है एक घंटा कहीं लगाएंगे। भी वो हिंसा के ठीक है। बारे में जो भी हिंसा को लेके आगे बढ़ा है, चाहे वो तालिबान हो या बर्मा का हम्म। चाहता है, और किसी भी तरह से तरह वो सपोर्ट करती है। तो ऐसा नहीं है कि म्यांमार नेटवर्क थोड़ा गड़बड़। को सपोर्ट कर रही है। इनका सीधा सीधी स्टैंड है खास करके इंडिया का, कि अगर आप हिंसा से अगर आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम साथ नहीं देंगे, या हम कोशिश करेंगे कि कोई दूसरा शांति व्यवस्था वहाँ पे आए। दोनों पोजीशन में वही है सर। अभी आप क्या करते हैं? सर वर्तमान में मैं बिहार सरकार में बाल संरक्षण पदाधिकारी हूँ और शेखपुरा जिला में पदस्थापित हूँ। शेखपुरा जिला मतलब एक एक कारण है जिसके लिए हम बिहार में एक अलग यूनिक डिस्ट्रिक्ट है, वो कारण बताएंगे? यस सर, जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे छोटा जिला है। किस डिस्ट्रिक्ट से कट के बना है? सर ये मुंगेर से कट के बना है सर। और किस लोकसभा क्षेत्र में आता है? लोकसभा क्षेत्र से जम्मू ही है सर। पक्का? सर ओके सर। अच्छा, आप बाल संरक्षण पदाधिकारी हैं, कब से हैं? सर 2014 से।
अच्छा, अभी एक बाल भेद्यता मैपिंग चल रही है शायद आप लोगों के विभाग में, पता है आपको आपको? नहीं सर, मेरे यहाँ इस तरह का नहीं चल रही है सर। मतलब मेरे विभाग में बाल संरक्षण में इस तरह का नहीं है कोई डेटा। ये तो भारत सरकार का लेटर है, हमें लगता है कि पूरा बिहार में चल रहा है इस तरह का प्रोग्राम अभी। हो सकता है सर, वो आईसीडीएस में होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, बाल संरक्षण पे इस तरह का मैपिंग नहीं चल रहा है। अच्छा, ये बताइए, बच्चों के कल्याण के लिए आप अपने विभाग की तरफ से आपका क्या भूमिका है, क्या सब कर रहे हैं आप उससे बच्चों के कल्याण के लिए? जो भी योजनाएं हैं, जो भी वर्क दिया जा रहा है, उसमें आपकी क्या भूमिका है? सर सर बेसिकली दो टाइप से हम लोग बच्चों को सुविधा पहुंचा रहे हैं सर, जो कि सरकार की योजनाएं हैं। एक सर इंस्टीट्यूशनल केयर है, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर है। अगर बच्चा परिवार से विमुख हो गया, अनाथ की स्थिति में है, तो सरकार के द्वारा इंस्टीट्यूशनल केयर हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। वहाँ पे बच्चों का रहना, खाना पीना, उसकी सुरक्षा, उसके शैक्षणिक विकास के लिए हम लोग वहाँ पे जो योजनाएं सरकार की चला रही है उसके हिसाब से उसको देते हैं। और दूसरा है सर फैमिली बेस्ड स्कीम को लागू करके उस बच्चों का जो अधिकार होना चाहिए पढ़ने लिखने का या उसके पालन पोषण का, वो हम दे रहे हैं। फैमिली बेस्ड सर हमारे पास दो योजनाएं हैं सर, एक परवरिश की योजनाएं हैं और एक सर स्पॉन्सरशिप है सर। और एक तीसरी योजना कोरोना के परिप्रेक्ष्य में लाया गया है, बाल सहायता योजना। तो इन योजनाओं का सर हम उन बच्चों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अच्छा, काफी योजनाएं चल रही है, उसके बावजूद भी बिहार में बच्चों में कुपोषण काफी देखा जा रहा है। कोई आपके डिपार्टमेंट से ऐसा योजना चल रही है कुपोषण को दूर करने के लिए? किस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं सर? सर फिर से रिपीट कर दिया जाए इस सवाल को, मैं सुनने समाज में पाया। काफी सारी योजनाएं चल रही हैं बच्चों को कुपोषण दूर करने के लिए, लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो कुपोषण में बिहार का स्थान काफी नीचे ही दिखाया जाता है हर बार। आपका विभाग इस संदर्भ में क्या कर रही है, कौन सी योजनाएं चल रही है और क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं आपके विभाग को कुपोषण को दूर करने में? यस सर, बेसिकली सर हमारा जो विभाग है वो बाल संरक्षण पे जो संकटग्रस्त फैमिली है उसको आइडेंटिफाई करके पर्टिकुलर उस फैमिली को हम लोग असिस्ट करते हैं। जहां तक सर पोषण की बात है तो उसके लिए सर आईसीडीएस है, और आईसीडीएस में आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो फंक्शनिंग में है, जहाँ पे पोषण सहित खान पान की व्यवस्था वहाँ पे किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो हम लोगों का सर बेसिकली वो बच्चे जो कि अनाथ हैं या परिवार में उनके माँ बाप नहीं हैं, उनके लिए असिस्ट करते हैं सर। बाल संरक्षण के लिए संविधान में क्या हेलो? सब प्रावधान किया गया है? नहीं आया है इधर। उठा उठा पिटो। सर अनुच्छेद 24 है जिसमें कि 14 साल से कम वाले बच्चों को काम पे नहीं लगाएंगे, किसी भी नियोजन में नहीं लगाएंगे। इसके अतिरिक्त सर अनुच्छेद 45 है जिसमें कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एकावन के में क्या है? सर 51 के, 51 ए के। सर 51 के सर सुन नहीं पा रहा हूँ सर, प्लीज सर। 51 ए में के में क्या है? 51 जो आर्टिकल बात 51 ए जो है उसमें कुछ है चर्चा बाल संरक्षण की, बालकों के लिए? बिल्कुल सर, मैं पढ़ा हूँ लेकिन मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है सर ये 51 ए और 51 को। चलिए अब हम मुझे बताइए कि भारत में जो ट्रेड यूनियन की एक लंबी प्रक्रिया रही है डेवलपमेंट, ठीक है, और वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि जितने भी ट्रेड यूनियन है वह मजदूरों के हित से ज्यादा जिस दल से भी जुड़े होते हैं, जिस विचारधारा से जुड़े होते हैं, उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ऐसे आपको ऐसे नहीं लगता है कि अब ट्रेड यूनियन की प्रासंगिकता खतरे में है?
बिल्कुल सर, जब से ट्रेड यूनियन बना है तब से कहीं न कहीं बाहरी जो उसमें कॉन्सेप्ट है कि बाहरी लोगों को उसमें नॉमिनेट किया जाता है या सदस्य के रूप में रखा जाता है। तो कितने परसेंट देखा प्राय कितने परसेंट लोगों यस को सर। रखा जाता है? श्योर नहीं हूँ सर, 1/5। चलिए आगे बताइए। हाँ, तो सर ऐसा देखा जाता है सर कि वो अपने पॉलिटिकली स्वभाव के कारण चाहे वो सरकार की तरफ या तो नियोजक की तरफ झुकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये श्रम संगठन ही है जो कि श्रमिकों का जो कि एक अशिक्षित वर्ग होते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं इनके कार्य की दशाओं हो या मजदूरी हो या अन्य ऐसे पैमानों के लिए नियोजक के साथ या सरकार के साथ डील करती है या सामने आती है। हाँ, इसमें सरकार को इसे और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है सर। ये कमी महसूस होती है। तो भारत का सरकार का सबसे भारत का सबसे सर बड़ा मजदूर संघ कौन है? सर भारतीय मजदूर संघ है सर, बीएमएस। इसके अभी प्रमुख कौन है? सॉरी सर, इसके प्रमुख के बारे में जानकारी नहीं है मुझे, अच्छा चलिए। मैं देख लूंगा। आजादी से पूर्व कुछ ट्रेड यूनियन के जो नेता हैं जिन्होंने आजादी के बाद अहम भूमिका निभाई, कुछ का नाम बता सकते हैं आप? यस सर, गुलजारी लाल नंदा थे सर, गुलजारी लाल नंदा। हाँ सर, बीबी गिरी जो कि राष्ट्रपति भी हुए। तो गुलजारी लाल नंदा का क्या योगदान है? सर उन्होंने आचार संहिता, अनुशासन संहिता और आचार संहिता का दिए थे वो श्रमदान। क्या होता है अनुशासन संहिता और आचार संहिता? सर सर किसी भी नियोजन में सर नियोजक और श्रमिकों के लिए अलग अलग व्यवहार का उसमें एक सूची दी गई है कि उन मतलब उस सूची के अनुसार कि नियोजक श्रमिकों के प्रति अच्छा व्यवहार रखेंगे और क्या क्या व्यवहार रखेंगे इसका उल्लेख सर उन सूचियों में किया गया है। अभी जो श्रमिक कानून बने हैं जितने भी, उसमें श्रमिकों की क्षतिपूर्ति से के संदर्भ में वो संशोधन किए गए। उस संशोधन बताएंगे इसके बारे में? हाँ सर, एक फंड बनाने की बात की गई है इसमें सर। हाँ हेलो। हाँ बोला जाए। हाँ सर, सामाजिक सुरक्षा के लिए एक फंड की बात की गई है सर इसमें। और इसमें सर असंगठित क्षेत्र के जितने भी श्रमिक हैं चाहे वो किसी में ही क्यों न लगे हों उनको उनके कल्याण की भी बात कर रही है सर इस बार। इसमें कहा गया कि बहुत सारे कानूनों को कोलैबोरेशन किया गया है। यस सर, बहुत सारे श्रम कानूनों को कोलैबोरेट किया गया। कितने श्रम कानूनों को कोलैबोरेट किया गया है सर? 44, टोटल 44 सर। अच्छा, आईएलओ के 6 स्तंभ को, 6 पिलर को हमने अपनाया है 8 पिलर में से। भारत सरकार ने जो आईएलओ के जो 6 पिलर हैं सर आपकी आवाज सर। आईएलओ के 8 पिलर माने जाते हैं, है ना? और जिसमें से 6 पिलर को भारत ने अपनाया है। तो सर आपकी आवाज। हाँ सर, आईएलओ के 8 पिलर माने जाते हैं श्रमिकों से संबंधित। इसमें 6 पिलर को भारत ने अपनाया है। किन किन 6 पिलर को अपनाया है? सॉरी सर, मैं बताने से असमर्थ हूँ। अगर आप इजाजत देंगे तो 2-4 मैं बता सकता हूँ सर। बोलिए सर। मजदूरी को लेके सर, औद्योगिक संबंध को लेके, सामाजिक सुरक्षा को लेके सर। चलिए संदीप जी, अभी हम आपका इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं। 2-3 चीज है। अभी जो आप इंटरव्यू देख रहे हैं, वीडियो देखिएगा, मूवमेंट बहुत ज्यादा है, तो आगे पीछे कर रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। साइड बाय बिल्कुल ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए। बैड इनफ, बहुत बैड इंप्रेशन जाएगा। दूसरा है कि जब भी आपको कोई ना आए, साइडवेज नहीं देखना, सीधा सॉरी करना। पॉज, 1 सेकंड पॉज लेकर सॉरी करना, ठीक है? तो अब जैसे मान लिया, अब याद करने के लिए जैसे मूव कर रहे हैं, उधर दिख रहे हैं,
या जैसे क्या क्या योजना आपसे पूछा गया, तो आप उसको सोच करके रिप्लाई करेंगे तो ऊपर ऊपर देख रहे हैं या साइड में देख रहे हैं, उसका बहुत बैड इंप्रेशन है। सब कुछ मिलेगा तो आपको साइड व्यूज या ऊपर नहीं देखना है, मूवमेंट तो नहीं करना, मूवमेंट करिएगा तो आप साइडल केस में जाएगा, ठीक है। और बाकी ठीक है, क्वेश्चन से थोड़ा सा वो सेप ठीक होना चाहिए, ठीक है। और पेपर जो है ना, आप उसको 2-3 चीज याद रखिएगा कि 90% पेपर के बारे में पूछा जाता है ना। तो सर वो हमारा ऑप्शनल की बात कर रहे हैं ना सर, आप ऑप्शनल? नहीं पेपर, अच्छा हाँ ठीक है सर, पेपर में देख लूंगा। पेपर में आप जब बताएंगे और आप जब देंगे तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार क्या रहा है, एक, दूसरा राष्ट्रीय कौन रहा है, तीसरा बिहार के स्तर पर कौन रहा है वो, क्योंकि ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्यादा हो रहा है ओलंपिक को लेकर के, तो ओलंपिक ये इसको फोकस करेंगे। और जो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय या बिहार से जुड़ी हुई न्यूज़ों को आप रखेंगे, जब भी इनको रखेंगे तो इससे जो बैकग्राउंड, उससे पीछे का जो कुछ होगा उसको आप तैयार करेंगे। जब आज से आप ये निश्चित कर लीजिए, जब तक इंटरव्यू आपका होगा तब तक आप पेपर को पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक होगा पेपर में, हेडलाइन जिसको आप कह सकते हैं, 2 अंतर्राष्ट्रीय, 2 राष्ट्रीय, 2 बिहार और 2 ओलंपिक के खेल से, इसको आप तैयार करेंगे। ध्यान में रखेंगे जो भी टॉपिक जो आप उसको करेंगे, हेडलाइन बताएंगे, वहां पे उसका बैकग्राउंड भी तैयार होना चाहिए। तो उस न्यूज से जुड़े हुए पीछे कुछ घटनाएं घटी हैं या कुछ सीट है, वो तैयार कर रखेंगे। जब भी आप इस न्यूज को बताएंगे, उससे पीछे का जो बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है समझा जा सकता है। और ये और पेपर को आप गंभीरता से देखेंगे, कि अगर आप वहाँ पर कहेंगे पेपर पढ़ के आए हैं और अच्छी तरीके से नहीं देंगे, स्टार्ट में इंप्रेशन खराब हो जाएगा। स्टार्ट में नहीं पूछा जाता है पेपर पढ़ के आए हैं, हो सकता है आप एंट्री करें और पूछा जाए कि आपसे पेपर पढ़ा है। आप इस चीज को बहुत गंभीरता से देख लें। बिल्कुल सर, 3 को ही सर इंटरव्यू है और फर्स्ट सिटिंग में ही है, तो मे भी हमको लगता है कि मॉर्निंग का सेशन रहेगा, तो न्यूज़पेपर इम्पोर्टेंट हो जाएगा मेरे तो। हाँ, सुबह वाला आराम से बैठिए, उस दिन से पेपर पढ़िए, ठीक है। और उससे एक दिन पहले का भी, लेकिन जो भी रखिएगा ध्यान में रखिएगा, जो भी न्यूज आप बोलिएगा तो बोलना आपको है ना, उसके बाद भूल जाते सर, इतना भूल जाते हैं ना कुछ। नहीं आपको जो न्यूज है वो आपको बोलना है। आप उन न्यूज के बारे में बताएंगे जिसका बैकग्राउंड आपको